आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हमारा विषय रहेगा सृष्टि उत्पत्ति क्रम। सृष्टि उत्पत्ति क्रम। एवं अग्निकोष्ठ आम परिचय। अग्नि कोष्ठ आम परिचय। एक मिनट। परिचय ठीक है। यह पृष्ठ संख्या है आपके 161। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में आयुर्वेद में सांख्य दर्शन के अनुसार मतानुसार किया गया है, लेकिन दिशा काल व आत्मा को छोड़कर चेतन अचेतन सभी द्रव्यों को पांच भौतिक बताया गया है। परंतु यह सिद्धांत आयुर्वेद को सांख्य मत से पृथक करने वाला है। आचार्य सुश्रुत ने सृष्टि की उत्पत्ति का कारण सांख्य दर्शन के अनुसार ही पुरुष संयुक्त मूल प्रकृति को बनाया है, तथा आचार्य चरक ने मूल कारण अव्यक्त को बताया, जिसका यहाँ अर्थ आत्मा से लिया गया है। मैं एक चार्ट बनाता हूं, उसको चार्ट को देखना। पुरुष अपन ये चार्ट बनाया ना, इस चार्ट के द्वारा समझेंगे।
अपन पढ़ेंगे तो इस चार्ट को भी देखते रहना आप साथ साथ में, ठीक है। सृष्टि उत्पत्ति का विचार आयुर्वेद में सांख्य दर्शन के मत अनुसार किया गया है, लेकिन दिशा काल आत्मा को छोड़कर चेतन अचेतन सभी द्रव्यों को पांच भौतिक बताया है। सिर्फ आत्मा को छोड़ करके, अपने शरीर में आत्मा को छोड़ करके पूरा शरीर पंच भौतिक है। परंतु सिद्धांत आयुर्वेद के सांख्य मत से पृथक करने वाला है। सांख्य मत जो है वो अलग करता है। आचार्य सुश्रुत ने सृष्टि की उत्पत्ति का कारण सांख्य दर्शन के अनुसार ही पुरुष संयुक्त को मूल प्रकृति को बताया है, तथा चरक ने मूल कारण अव्यक्त को बताया है, जिसका अर्थ यहाँ आत्मा से लिया गया है। जैसे ये अव्यक्त है ना, इसमें इसको आत्मा लिया गया है, सुश्रुत ने इसको आत्मा माना है, लेकिन आगे इसका इसका खंडन करते आगे, फिर देखना। अव्यक्त है जो कोई चीज की अपने कल्पना नहीं कर सकते, मात्र कल्पना है। आचार्य सुश्रुत ने शरीर स्थूल द्रव्यों के कारण भूत तत्व 25 तथा महर्षि चरक ने 24 तत्व माना है। अपन इसको 24 तत्व मान के चलते हैं, ठीक है। 24 तत्व का एक पुरुष मिलने के बाद यानी आत्मा मिलने के बाद 25 तत्व होता है। अष्ट प्रकृति में अव्यक्त महान अहंकार तन्मात्राओं की गणना है। चरक ने महान के स्थान पर बुद्धि की गणना की है, कोई इसको बुद्धि मानता है। अव्यक्त वर्णन समस्त सृष्टि एवं भूतों का आदि कारण, किंतु स्वयं अकारण सत्व रज तम इन तीनों के लक्षणों से युक्त अर्थात त्रिगुणातीत अष्टविध रूप तत्व अव्यक्त कहलाता है। चरक संहिता में अव्यक्त से पुरुष प्रकृति दोनों ग्रहण किया गया है। अव्यक्त पुरुष संयुक्त प्रकृति या केवल पुरुष है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ होता है, यह अव्यक्त अचेतन है, इसका संयोग चेतन पुरुष के साथ होता है तो भूतों की उत्पत्ति होती है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अव्यक्त है, उसकी कोई कल्पना नहीं है, इसके साथ में अगर आत्मा मिल जाएगी तो वो जीवित शरीर हो जाएगा। जिस वस्तु को व्यक्त नहीं किया जा सकता वह तत्व महान महत्व तत्व कहलाता है। प्रकृति आचार्य चरक ने बुद्धि तत्व की उत्पत्ति बताकर महान को ही बुद्धि तत्व बताया है। सांख्य कारिका ने अध्यवसाय को बुद्धि का लक्षण बताया है, जिसका अर्थ है निश्चय करना। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का मतलब है कि पृथ्वी में सृष्टि में हो गया सत्य रज और तम, त्रिगुणात्मक है ये। बुद्धि तत्व की उत्पत्ति इससे होने के कारण इसमें भी 3 गुण होते हैं, लेकिन सर्वगुण का अधिकत्व है सांख्य दर्शन में। बुद्धि सात्विक तथा तामसिक 2 प्रकार की बताई गई है। सात्विक बुद्धि के भेद 4 है, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ठीक है। और तामसिक बुद्धि का क्या है, अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य। अहंकार महत्त्व बुद्धि तत्व से इसकी उत्पत्ति होती है, इसमें रजोगुण की अधिकता होती है। अहंकार अभिमान का पर्याय है, यह अभिमान वाला भाव पृथक उत्पन्न करता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 2 भेद बताए गए हैं, मूल प्रकृति और प्रकृति विकृति। मूल प्रकृति क्या है, यह दूसरे तत्वों को उत्पन्न करती है किंतु स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती, यह था मूल प्रकृति। और प्रकृति विकृति क्या है, अव्यक्त मूल प्रकृति जो सत्तत्व अन्य को उत्पन्न करे, दूसरे उत्पन्न करे किंतु स्वयं भी किसी से उत्पन्न हो, उसे प्रकृति विकृति कहते हैं, जिसमें महान अहंकार पंचतन मात्रा इन 7 तत्वों का समावेश होता है। एक एक गुणों की अधिकता से वैकारिक तेजस राजस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार होता है। इसमें वैकारिक व तेजस अहंकार की सहायता से एकादश इंद्रियों का निर्माण होता है। तेजस व तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इन पंच तन्मात्राओं से क्रमश महाभूतों की उत्पत्ति होती है। सांख्य मत से इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से तथा आयुर्वेद मत अनुसार पंच महाभूतों से होती है। ये इसमें अंदर देखो आप कि पुरुष प्रकृति या अव्यक्त है, इससे महान उत्पन्न हुआ, महान के बाद में अहंकार, अहंकार में फिर सत्व रज और तम 3 गुण उत्पन्न हुए। सत्व और रज के मिलने से सहायता से एकादश इंद्रियां, एकादश इंद्रिय कौन कौन सी है,
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन। ठीक है। और रज और तम की सहायता से क्या बना? पंच तन मात्रा और पंच महाभूत। पंच तन मात्रा कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये पंच तन मात्रा हो गई। और इसके जो पंच महाभूत है, हाँ, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ठीक है। ये इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लेना। इंद्रिया 3 प्रकार की होती है, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, एक उभय इंद्रिया। उभय इंद्रिय किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। हाँ, कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासिका, ये 5 बुद्धि इंद्रिया या ज्ञानेन्द्रिया हैं। ठीक है। तथा वाणी, हाथ, लिंग, बुद्ध, पैर, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तथा एक उभयात्मक इंद्रिय मन है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श नामक विषयों का स्रोत चक्षु, जीवा, घ्राणेन्द्रिय तथा त्वचा से यथाक्रम ग्रहण होता है। कर्मेंद्रियों से पूर्व कर्मानुसार बोलना, ग्रहण करना, विषय भोग करना, मल त्याग तथा घूमना फिरना कार्य किए जाते हैं। अब ज्ञानेन्द्रिय चार्ट दिया हुआ है। जैसे स्रोत, स्रोत का मतलब कान, कान से शब्द ग्रहण करते हैं। फिर त्वक, त्वक का मतलब त्वचा, स्पर्श ग्रहण करते हैं। चक्षु का मतलब आंख, रूप ग्रहण करते हैं। जीवा का मतलब रस ग्रहण करते हैं। और घ्राण का मतलब नाश, गंध ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? वाणी, इसको वचन कहते हैं। हस्त मतलब आदान ग्रहण करना या देना लेना हाथों से होता है। उपस्थ मुतेंद्रिय होता है, ये आनंद विषय भोग्य करना है उपेंद्रिय से। पायो माने बुद्धद्वार से विसर्ग मल त्याग करना। और पाद माने पैर, विहरण यानी घूमना फिरना। ठीक है। पंच तन मात्रा तीनों प्रकारों के अहंकारों में तामस अहंकार से राजस अहंकार की सहायता से पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। जैसे ये चार्ट में लिखा है ना, रज और तम की सहायता से पंच तन मात्रा और पंच महाभूत। अब आगे आता है आपका ऐसे तंत्र में पंचभूत में होते हैं भाई। ऐसे तंत्र में पंच महाभूत होते हैं। जैसे पत्थर है, ये पंच महाभूत का बना हुआ है लेकिन चेतन नहीं है। ठीक है। इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति उनके सूक्ष्म इंद्रियातीत स्वरूप से होती है। भूतों के सूक्ष्म रूप को तन्मात्रा कहते हैं। शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये 5 होती है। इस प्रकार महाभूतों की एक एक तन्मात्रा होती है। ठीक है। ये महाभूत है ना, इनकी एक एक तन्मात्रा होती है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ठीक है। नहीं, इसकी तन्मात्राएं कौन कौन सी हुई? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्रा इसकी पंच महाभूतों की। वैशेषिकों ने भूतों के रूप मानते हैं परमाणु रूप और स्थूल रूप। इनमें परमाणु रूप को तन्मात्रा कहते हैं और स्थूल रूप को भूत कहा जाता है। तन्मात्राओं से अंत में पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसे भूत आदि, भूतों का आदि कारण बताया गया है। भूत आपने वो नहीं है, भूत का मतलब पंच महाभूत। हाँ, कभी कोई सोच ले कि भूत यार और कोई हो है। शब्द तन्मात्रा से शब्द गुणवान आकाश, शब्द व स्पर्श तन्मात्रा से वायु, शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा से अग्नि, शब्द स्पर्श रूप व रस तन्मात्रा से जल तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। सांख्य समस्त दृष्टि विकास क्रम निम्न प्रकार से है। जैसे ये चार्ट अपने बनाया ना, बस वो ये चार्ट थोड़ा ध्यान रखना। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आ भी जाए तो इसको चार्ट को बना लेना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अब भूलोगे नहीं आप भाई। जैसे पुरुष प्रकृति, इसको अव्यक्त कहते हैं। महान, अहंकार, 3 ये होगी तम, सत्व रज तम। उसके बाद में एकादश इंद्रिया सहायता से, रज और तम की सहायता से, और रज और तम की सहायता से बनेंगे पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। ठीक है। व्यक्ति पर संस्कार आदि से गुणों द्वारा प्रभाव पड़ता है, परंतु उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तनशील स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। यह शरीर दोष धातु मलों से निर्मित है, अतः दोष ही प्रकृति के आरंभ कारण होते हैं। यह शरीर दोष धातु व मलों से निर्मित है। ये शरीर दोष धातु और मल से निर्मित है। दोष कितने हैं? वात पित्त कफ। धातुएं कितनी हैं? रस रक्त मांस।
मूत्र और स्वेद, हाँ, उन्हीं के कारण शरीर व मन का स्वभाव बना होने से दोषों को प्रकृतारंभ कहा जाता है। शारीरिक दोष वात पित्त कफ के अनुरूप देह प्रकृति और मानस दोषों के अनुरूप मानस प्रकृति होती है। विकृति की स्थिति में रोगी के प्रकृति के आकलन में कठिनाई हो सकती है। वस्तुतः प्रकृति सार्वजनिक होती है, विकृति प्राय स्थानिक होती है। अतः प्रकृति के स्थान विकृति अवयवों के अतिरिक्त पाए जाते हैं। जैसे वात प्रकृति वाले पुरुष में चरण स्फुटित गात्र, आयुर्वेदीय संहिता में सूक्ष्म शरीर का भी विवेचन किया गया है। संभवतः वह रूप सूक्ष्म शरीर में प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय व मन या आत्मा को संग्रहित किया रहता है। प्रकृति निर्माण को उसकी परिभाषा से भली भांति समझा जा सकता है। आचार्य सुश्रुत ने प्रकृति की परिभाषा बताते हुए कहा है कि शुक्र व शोणित के संयोग में से जो जो दोष प्रबल होते हैं उसी से प्रकृति निर्माण होता है। मतलब जैसे स्त्री पुरुष दोनों संभोग करते हैं तो उसमें जो भी गुण होते हैं, जैसे सत्व रज गुण तम, वो तीनों गुण उसको प्रकृति है, वो उस समय आ जाती है। बच्चे में जो अंदर बच्चा होगा उसके अंदर पुरुष की स्त्री के ही गुण आते हैं। हाँ, आयुर्वेद का धातु साम्य सिद्धांत प्रकृति का प्रतिपादन करने के लिए यथेष्ट मार्ग प्रशस्त करता है। जब प्रकृति का अर्थ स्वभाव किया जाता है तब इसे शरीर व मानस दोनों प्रकृतियों का बोध होता है। आचार्य सुश्रुत ने दोष धातु मल के समुदाय को शरीर कहा गया है। ठीक है, स्थूल दृष्टि से तो पंच महाभूत तथा आत्मा, इन 6 धातुओं के सम्मिश्रण को शरीर या पुरुष कहते हैं। इस शरीर का जो स्वभाव होता है वही प्रकृति के नाम से जाना जाता है। जो अपना स्वभाव है ना, वो प्रकृति है। जैसे कोई गुस्सेल होता है, कोई बिल्कुल आलसी होता है, कई चंचल होते हैं, वो उनकी प्रकृति है। अलग अलग प्रकृति होती है, उसके अंदर सत्व रज और तम 3 गुण होते हैं। स्वभाव निर्माण व शरीरोत्पत्ति के लिए जिन जिन दोषों का प्राबल्य तरतम भाव से अधिक व न्यून होता है वे ही कारणभूत होते हैं। इसलिए प्रकृति व मानस प्रकृति का विवेचन दोष भेदानुसार किया जाता है। शरीर उत्पत्ति के पश्चात जब तक कारण द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक कार्य द्रव्य में भी परिवर्तन नहीं होता। इसी तथ्य को वाग्भट ने द्रुत लोहे का पिघलाकर सांचे के अनुसार आकृति निर्माण होने का उदाहरण देकर बताया है कि उस आकृति में कोई परिवर्तन करना हो तो फिर द्रुत अवस्था में जाना आवश्यक है। इसी प्रकार मानव शरीर का आकार, प्रकार, अंग प्रत्यंग, रचना व क्रिया, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति आदि भाव काल कर्म के एक शरीर से दूसरे शरीर की प्रभावित करते हैं। जैसे द्रुत धातु से गुण व वर्ण के अनुसार उसकी आकृति का निर्माण होता है। यदि द्रुत लोहा है या 3 धातु से मिलकर बना है तो उनके द्वारा निर्मित आकृति में भी उसके गुण आते हैं। इस पर आकृति पर चाहे जिस भी प्रकृति का रंग चढ़ावा हो उसकी आकृति का स्वभाव जाति वर्ण परिवर्तन से होता है। धातु भेद से पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। धातु भेद से पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। धातु कौन कौन सी है? सप्त धातु। तो षड धातु पुरुष, चेतना धातु से और चतुर्वेष्टि धातु में पुरुष। खाद्य से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत। छठी चेतना और धातुओं को पुरुष कहते हैं। केवल एक चेतना धातु को भी पुरुष संज्ञा वाला जान जाता है। फिर धातुओं से भेद से 24 तत्वों का पुरुष माना गया है। ये 24 तत्व मन, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 8 धातुएं अव्यक्त महान, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तन्मात्रा इनसे युक्त होती है। षड धात्वात्मक पुरुष क्या है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार षड धात्वात्मक पुरुष चिकित्सक शास्त्र का अधिकारी है। इसी बात को सुश्रुत ने भी पंच महाभूत शरीर समन्वय पुरुष चित्त स्वीकार किया है। पंच महाभूत चेतना धातु से युक्त पुरुष को षड धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। चेतना का अर्थ यहाँ मन के साथ आत्मा को ग्रहण किया जाता है। अतः षड धात्वात्मक पुरुष से पंच महाभूत से बनी हुई यह शरीर मन सहित आत्मा है। चेतना धातु पुरुष, केवल चेतना धातु को पुरुष माना गया है। शरीर में जो रहे उसे पुरुष या आत्मा कहते हैं। पूरी शरीर वस्तु इति पुरुष है। चेतना धातु को अकेले पुरुष नहीं कहा जा सकता, परंतु उसको पुरुष संज्ञा से संबोधित किया जा सकता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो सर्वव्यापक नित्य आत्मा पुरुष है उसका आयुर्वेद शास्त्र में उपदेश नहीं है, किंतु अव्यापक क्षेत्र के पुरुष में भी नित्य सूचक हेतु बताया गया है। अर्थात अव्यापक षड धातु पुरुष को ही
नित्य जानकर उसी में चिकित्सा कार्य करने का उपदेश आयुर्वेद शास्त्र करता है। चतुर्विशित्वात्मक पुरुष, अब जिसकी विकृति नहीं होती वह मूल प्रकृति को, जगत की प्रकृति उत्पादन होते हुए मूल प्रकृति विकृति है। ऐसे 7 महत आदि महान अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 16 विकार, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 स्पर्शेन्द्रिय, करण सरस घ्राण, 5 कर्मेंद्रिया, हस्त पाद वाग बुधालिंग, व्यात्मक इंद्रिय मन तथा 5 महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी तथा जो न प्रकृति है और न विकृति, ऐसा पुरुष एक प्रकार का पुरुष होता है। कुल 25 तत्व होते हैं, समझ गए आप? कुल 25 तत्व हो गए। आत्मा मिलने के बाद में 25 तत्व के बाद में शरीर कहलाता है। परंतु आयुर्वेद पुरुष को अलग न मानकर अव्यक्त पद से प्रकृति पुरुष दोनों को एक ही माना है। वस्तुतः सृष्टि में पुरुष कोई भी कार्य नहीं करता। सांख्य दर्शन वाले भी पुरुष को सृष्टि में कारण नहीं मानते, पर अचेतन प्रकृति कार्य करने में असमर्थ होती है, इसलिए पुरुष का संयोग आवश्यक बताकर उसकी भी गणना होती कर लेते हैं। प्रकृति अचेतन व अज्ञ है, जो जगत की उत्पत्ति रूप के संपादन के लिए पुरुष का संयोग आवश्यक है। पुरुष चेतन व अज्ञ होते हुए भी निष्क्रिय होता है, अपने मोक्ष के लिए उसे भी प्रकृति का संयोग उपेक्षित होता है। अतः दोनों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जैसे अंधे व लंगड़े का संयोग होने पर यथेष्ट दिशा में गमनागमन क्रिया होती है, यहाँ प्रकृति अज्ञ होने से अंधी और तथा पुरुष निष्क्रिय होने से लंगड़ा है। पुरुष को निष्क्रिय बताकर असंख्य दर्शन वाले भी सृष्टि का कारण 24 तत्व ही मानते हैं, पर प्रकृति पुरुष दोनों का संयोग होने पर ही प्रकृति कार्य आरंभ करती है। अतः संयोग मात्र से 25 तत्व बताए गए हैं। ये प्रकृति आदि 24 तत्व अचेतन है और सूत्र अनुसार तत्र सर्वम एवं चेतन ऐसा वर्ग है। पुरुष जब अपने पूर्वकृत कर्म के वशीभूत होकर इन 24 तत्वों से संयोग करता है तब उसमें चेतना आती है तथा जगत की उत्पत्ति होती है, आदि कार्य करने में समर्थ होता है। जब ज्ञात उपभोक्ता बन जाता है उसमें वह चतुर्विशिष्ट तत्वात्मक पुरुष कहलाने लगता है। यही कर्म पुरुष है। रोग आरोग्य की प्रकृति उसी पुरुष के लिए है तथा आरोग्य संरक्षण तथा रोगोत्पन्न उद्देश्य से पूर्ति के लिए कुछ लोग इसी पुरुष को ग्रहण करते हैं। यद्यपि षड धातु चतुर्विशिष्ट धातु पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि भी होती है, परंतु चिकित्सा में उनका ग्रहण नहीं होता, केवल मनुष्य मात्र का ही ग्रहण होता है। आचार्य सूत्र के अनुसार वस्तुतः आयुर्वेद के सिद्धांत से षड धातु पुरुष ही कर्म पुरुष है। 14 तत्वों का 6 तत्वों में अंतर्भाव कर लिया गया है। जैसे मन बुद्धि तत्व अहंकार, इन तीनों के आत्मा के लक्षण होने से इनका अंतर्भाव आत्मा में मान लिया जाता है तथा प्रकृति अपने परिणामतः रूप पंचमहाभूतों में आविर्भूत होती है। आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांत से इंद्रियां पंचभौतिक है, अतः ये अपने कारणभूत महाभूतों में अंतर्भूत होती है। पंच तन्मात्राएं अपनी अपनी प्रकृति पंच महाभूतों में ही अंतरित हो जाती है, अतः षड धातु पुरुष को ही आयुर्वेद पुरुष मानता है। अप्रकृति पुरुष में भूत में अप्रकृति भूत में परिवर्तन वस्तु विनाश के बिना भी देखा जा सकता है। देह प्रकृति तथा मानस प्रकृति निरंतर इस प्रकार के परिवर्तनों में बाल्यावस्था शरीर कफ प्रधान होता है, युवावस्था में पित्त प्रधान होता है, वृद्धावस्था में वात प्रधान होता है। वही अनुसार इन दोषों में परिवर्तन होने के साथ साथ ही उनमें उत्पन्न गुणों कर्मों में भी परिवर्तन होता है। विकृतावस्था में रोग के गुण पृथक करने से अपरिवर्तनशील गुण अवशिष्ट रहते हैं, उन्हें प्रकृति भूत मानना चाहिए। वही देह प्रकृति या मानव प्रकृति ही है। प्रकृति निर्माण पर गर्भावस्था की परिस्थिति का जन्मोपरांत भी परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। निर्माण की दृष्टि से इसके 2 भेद हैं, गर्भ शरीर प्रकृति और जात शरीर प्रकृति। यह प्रकृति जिस जिस दोष के अधिक होती है, जैसे एक दोष 2 दोष या सभी दोषों की अधिकता हो गया, उन्हीं दोषों से गर्भाशय शिशु संबंधित हो जाता है। गर्भ स्थापना के समय जो प्रकृति बनती है उसे दोषज प्रकृति कहते हैं। आयुर्वेद में 7 प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। उन 7 प्रकृतियों में कुछ मनुष्य जन्म से समदोषज प्रकृति वाले, कुछ वात पित्त प्रधान वाले, कुछ पित्त प्रधान वाले, कुछ कफ प्रधान वाले होते हैं। द्वंद्वज प्रकृति में दोषों के तरतम भाव के अनुरूप लक्षणों की प्रकृति का निर्माण है। इसमें सप्त दोषज प्रकृति को श्रेष्ठ, द्विदोषज प्रकृति वाले को मध्यम तथा वात आदि एक दोषज प्रकृति वाले व्यक्ति को आतुर कहा गया है।
आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र व शोणित का संयोग होते समय जो दोष वात पित्त का प्रबल होता है उससे प्रकृति बनती है। दंपति जिस प्रकार आहार विहार व चेष्टाओं से युक्त होकर समागम करते हैं उसी प्रकार का उनका पुत्र होता है। संभोग के समय कायिक वाचिक मानसिक भावों का प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। यदि वे शुभ है तो संतान अच्छी होती है तथा यदि इन भावों को भिन्नता होती है तो संतान भी दोषयुक्त होती है। स्वभाव से ही प्रकृति का कोप अन्यथा भाव, प्रकृति दोष के कारण रोग उत्पत्ति या प्रकृति का ह्रास नहीं होता, ये सब जब होते हैं जब मनुष्य की अंतिम अवस्था होती है। गर्भ का निर्माण होते समय शुक्र आर्तव गर्भवती माता का आहार विहार गर्भाशय तथा ऋतु काल में जिस दोष का आधिक्य रहता है उसी दोष के आधार पर प्रकृति का निर्माण होता है। जिस प्रकार विष से विष कृमि उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार जन्म के समय शुक्र व आर्तव स्थिति वाले वात पित्त कफ के द्वारा प्रकृति निर्माण होता है। यह प्रकृति वात की अधिकता से, हीन पित्ताधिक्य से, मध्यम तथा कफाधिक्य से उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रकृति के तीन भेद बताए गए हैं। जब ये तीन दोष समावस्था में रहते हैं तो सम प्रकृति होती है। आचार्य धर्मंतरी ने प्रकृति निर्माण के संदर्भ में यह शंका रखी थी कि दोषों से उत्पन्न यह प्रकृति है तो उसके लिए दोष हानिकारक क्यों नहीं होते, क्योंकि दोषों का स्वभाव दूषित रहे। सुश्रुत इसके समाधान में कहते हैं कि जिस प्रकार विष से उत्पन्न कीट उस विष से मरता नहीं है उसी प्रकार सदोष रज वीर्य से उत्पन्न प्रकृति मनुष्य के लिए घातक नहीं होती, परंतु न्यूनाधिक परेशानियां उनके जीवन में अवश्य उत्पन्न हो सकती है। रस वैशेषिक भाष्यकार भी नरसिंह जी ने उनके प्रकृति जन्म से गर्भास्थित वातादि दोषों में जिस दोष का आधिक्य होता है उसी से उसकी प्रकृति का निर्माण होता है। उस दोष के विकार से मनुष्य दुखी रहता है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे मन।